बिल्कुल, सबसे पहली शिक्षिका तो मेरी दादी, KSM। ओके। के से नॉलेज, हाँ। एस से स्किल हम्म। और एम से माइंडसेट। बच्चे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे से पहले टीचर्स को मोटिवेट करना ज़रूरी है। किसी बच्चे को मैंने बताया और बच्चे को समझ में आ गया, ज़रा उसकी आंख में देखिए, वो कृतज्ञता प्रस्तुत करता है, उसकी आंख की चमक जो है वही मोटिवेट करती है। सबसे पहले तो अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, हर बच्चा यूनिक है। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए बाराबंकी से आशुतोष आनंद अवस्थी आए हैं। आपका स्वागत है आशुतोष। आपसे बातचीत शुरू करें इससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को अपने बचपन के बारे में, उसकी जो स्मृतियां हैं, जो लोग हैं, परिवार है, माता पिता, जिनके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें बता सकते हैं। मेरा जन्म एक गांव में हुआ। गांव भी ऐसा जो कि एक आदर्श गांव कह सकते हैं। गांव के बगल नदी बह रही है, गांव में हरे भरे मैदान हैं, खेत खलिहान हैं। तो मुझे पर्याप्त अनुभव मिला है, प्रकृति का पर्याप्त अनुभव मिला है और परिवार का पर्याप्त स्नेह भी मिला है। आपने गांव से ही पढ़ाई की, Yes। फिर? तो उसके बाद सबसे बड़ा रोल हमारे बाबा दादी का रहा, मेरे बाबा दादी का। दादी जी का विशेष स्नेह रहा। दादी जी ने जो है प्रारंभिक शिक्षा में बहुत मदद की, शुरुआत दादी जी ने ही की। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी दादी उस समय इंटर पास थी, मतलब अपने समय में। वाह। और बाबा जी भी पढ़े लिखे थे। मेरी माँ भी एक प्राइवेट स्कूल की संचालिका थी। तो शैक्षिक माहौल बहुत अच्छा मिला मुझे। उसके शिक्षा आपको विरासत में थी। जी, उसके बाद मैं कस्बे में गया, राम स्नेही घाट तहसील है, वहाँ पर मैंने अग्रिम शिक्षा ग्रहण की, इंटरमीडिएट किया प्रथम श्रेणी में। वहाँ पर मुझे गुरुजी मिले, श्री किशोरीलाल बंका जी, स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय हैं। उन्होंने फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझाई, आज भी उनके पढ़ाए हुए तरीके मुझे याद है। उसके पश्चात ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे अवसर मिला। दादी जी के भाई साहब, जिनको हम मामा जी कहते थे, श्री अवध किशोर पांडे जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ही मोटिवेट करके मुझे परा स्नातक और उसके बाद बीएड करने के लिए प्रेरित किया। फिर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया? जी, केमिस्ट्री से एमएससी किया। उसके बाद? उसके बाद मैं एक साल, मैंने जैसे आम लोग होते हैं, पढ़ाई करने के बाद रोज़गार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, मैं भी उसी क्रम में बच्चों को पढ़ाने लगा। एक साल मैंने ट्यूशन पढ़ाया। उसके बाद फिर RNTCP जो क्षय रोग उन्मूलन का कार्यक्रम है, अच्छा। उसमें जो है मुझे अवसर मिला लैब सुपरवाइज़र का। हम्म। और वहाँ पर वहाँ आप एक, क्या करते थे? वहाँ मुझे जो है जो वहाँ के लैब टेक्नीशियंस थे, उनके द्वारा जो स्लाइड्स तैयार की जाती थी, उनकी जांच करने का अवसर मिलता था। और क्षय रोगियों का जो परीक्षण है उसका करने का अवसर मिलता था, उनके उपचार करने का अवसर मिलता था। फिर आप शिक्षक कैसे बन गए? शिक्षक, उसके बाद इच्छा हुई, लोगों को देखा, बच्चों को देखा कि शिक्षण एक बहुत अच्छी विधा है, इससे तो मैं बृहद सेवा कर सकता हूँ। क्योंकि बीएड मैंने पहले से कर रखा था, अवसर मिला, मैं शिक्षक बन गया कब? 2005। 5 में अपने सहायक शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया और फिर आपका प्रमोशन हुआ प्रधान अध्यापक के रूप में। इंचार्ज वो प्राथमिक विद्यालय में मैं शिक्षक था, सहायक शिक्षक था। प्रमोशन हुआ तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं सहायक शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक हूँ। जी, शिक्षक हैं। आपने बंका जी का नाम, स्वर्गीय बंका जो फिजिक्स टीचर थे, उनका नाम लिया और फिजिक्स से आप प्रभावित नहीं हुए, आप केमिस्ट्री से प्रभावित हुए, ऐसा क्यों? शायद मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, क्योंकि मेरी मेरी बैकग्राउंड जो है मैथ्स नहीं थी। इंटर में मेरा PCM ग्रुप नहीं था, ZBC था। फिजिक्स एक विषय ग्रुप में इसलिए नहीं लिया। आपने रसायन विज्ञान चुना। जी जी। आ, आप बच्चों को कक्षा 6 से 8 में जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी महत्वाकांक्षी है। बच्चों को विज्ञान में खास करके 6वीं में जब वो आते हैं तो विज्ञान में रुचि हो, कैसे वो इसको आसानी से समझ लें और उस उस कंसेप्ट को किस तरह वो ग्रहण कर ले, इसके लिए आपने कैसे तैयारी की या क्या किया आपने? मैं स्थानीय परिवेश की वस्तुओं से ही बच्चों को सिखा देता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको संसाधन की आवश्यकता है। आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनसे बच्चे सीख सकते हैं, सारी चीज़ों से बच्चे सीख सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह सिखाया बच्चों को।
कोई एक प्रयोग जी जी जी, आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया। अब इसको देखो, मैंने क्या किया, घुमाया, कैसी आवाज सुनाई पड़ रही है, सीटी लग रही ना। अब यहाँ पर बंद कर दो, यहाँ पर बंद कर दिया, अब कैसा लग रहा, आवाज नहीं आ रही, फिर आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्यों ऐसा होता है, अपने सर जी से अपने मैडम जी से पूछना। मैंने सुना है आपका विज्ञान और गणित के प्रयोगों पर आधारित एक चैनल है जिसमें आपने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं बच्चों को ध्यान में रख के। जी, मेरे चैनल का नाम है पढ़ाई लिखाई लर्निंग स्टार्ट्स नाउ। तो चैनल में लगभग 900 वीडियोज़ हैं, और विज्ञान, गणित और राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सामान्य ज्ञान संबंधित बच्चों के स्तर के प्रश्न हैं, अभ्यास हैं। आपके स्कूल में, जिस स्कूल में आप इंचार्ज प्रधानाध्यापक थे, आपके स्कूल में विज्ञान की प्रयोगशाला है? हाँ, विज्ञान प्रयोगशाला मेरे स्कूल में 15 साल पहले मैंने डेवलप की थी, और उसमें विज्ञान प्रयोगशाला में अधिकांश जो मटेरियल हैं वो बच्चों ने खुद ही बनाए थे और स्थानीय परिवेश की चीज़ों से बने थे। मैं इस संदर्भ में अब प्रोफेसर अरविंद गुप्ता का विशेष आभारी हूँ, जिनकी पुस्तकों को पढ़कर, उनके वीडियोज़ देखकर मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। प्रोफेसर अरविंद गुप्ता उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं जी। और अब पूना में रहते हैं, और उन्होंने विज्ञान को सरल ढंग से कैसे प्रयोगों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं, सिखाएं, इसके लिए अनगिनत शैक्षिक सामग्री तैयार की है। और मैं आग्रह करूंगा कि अपने दर्शकों से जिनको रुचि है वो उनको देखें, और उससे बहुत ही आनंददायक अनुभव होता है उसको। मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपने गांव में विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए। क्यों किया और कैसे किया आपने? हाँ, मैंने एक अटैची मेरे पास है, उस अटैची में आज आप लाए हैं? नहीं, आज तो नहीं लाए हैं। आज नहीं लाए हैं, नेक्स्ट टाइम। यस। तो उस अटैची में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के आसपास की हैं, जैसे गिलास रखा है, छर्रा रखा है, गुब्बारा रखा है, स्प्रिंग है, कील है, कागज़ के टुकड़े हैं। इनसे से बच्चों को मैं लगभग 500 से लेकर 600 एक्सपेरिमेंट्स बता सकता हूँ और विज्ञान के कंसेप्ट आसानी से सिखा सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास खाली समय होता है अवकाश में, तो मैं किसी गांव में निकल जाता हूँ अपनी पोटली लेकर, और उस बैग को सूटकेस लेकर निकल जाता हूँ। तो स्कूल में जी, इसको या गांव में भी निकल जाता हूँ, स्कूल में भी निकल जाता हूँ। चूँकि मैं आरपी हूँ तो विजिट करता रहता हूँ, तो जिस स्कूल जाता हूँ वहाँ पर मेरा पिटारा भी जाता है, और अगर पिटारा मेरे पास नहीं भी रहता तो मैं वहाँ की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनसे ही बच्चों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। आपने ARP कहा, तो आपका जो वर्तमान दायित्व है वो ARP यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन है। क्या भूमिका है आपकी, क्या करते हैं आप इसमें? मुझको ऑन साइट सपोर्ट करना होता है। मान लीजिए कोई किसी टीचर को किसी भी कंसेप्ट में कोई क्लियरिटी नहीं है, तो मैं जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे नॉलेज है उनके साथ शेयर करूँ और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए बच्चों को कोई कंसेप्ट सिखाने में उनको दिक्कत हो रही है, तो वो उसी समय जो है उनके सामने एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और जिससे कि बच्चे भी आसानी से सीख जाते हैं, और सामने वाले शिक्षक को जब पता चलता है कि इन्होंने सिखा दिया है तब वो उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को करके दिखाना या उनको प्रयोग कैसे करना है ये सिखाना, दोनों में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है, करके दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले दोनों स्टेप ज़रूरी हैं, करके भी दिखाइए, उसके बाद लेट देम डू, वो खुद करें। लेट देम डू, यस, खुद करके देखें। खुद करके देखें, क्योंकि आप अगर उन पे इतना भरोसा नहीं करेंगे कि पहले वो खुद करके देखें, गड़बड़ कर देंगे? हो सकता है गड़बड़ कर दे, हो सकता है गड़बड़ कर दे, क्योंकि वो बच्चों की तो आदत होती है कि वो जब तक टीचर अगर करके दिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे, स्टेप वाइज सीखेंगे, और अगर वो खुद करके देखते हैं, उसके बाद करके देखते हैं, तो उनको कंसेप्ट क्लियरेंस में आसानी होगी। अगर इस क्रम को उलट दिया जाए कि पहले बच्चों को करने दें, गलतियाँ होंगी? गलतियाँ हो सकती हैं, होंगी, मैं कहता हूँ गलती होगी, तो फिर से करेंगे? फिर से करेंगे। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा? जी 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 जी। तो पहली बार तो गिर ही गए होंगे, राइट? किसी ने साइकिल चला के तो दिखाया नहीं था हमें, हमने खुद साइकिल चलाना ऐसे ही सभी ने सीखा होगा कि गिरे होंगे, चोट लगी होगी, और करते करते। तो आप अपने इस विश्वास को फिर से देखना चाहेंगे कि पहले बच्चों को करने दें या
आपका क्या अनुभव है, कौन मेरा सा अनुभव ज़्यादा इफेक्टिव है? थोड़ा सा अनुभव थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो सकता है, मान लीजिए आप किसी केमिकल के साथ कुछ कर रहे हैं। राइट। अगर केमिकल का यूज़ आप कर रहे हैं तब फिर उसमें आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। सावधानी की हाँ, ज़रूरत। फायर के साथ कुछ कर रहे हैं, जो हीट वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें तो टीचर को पहले खुद ही डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। छोटे छोटे साधारण प्रयोग में बच्चे कर सकते हैं। जैसे मेरी पोटली है, मेरी पोटली में कील भी है, और अगर कील का सही प्रयोग कैसे करना है ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। अगर कील उनके चुभ गई तब क्या होगा, क्या क्या सावधानियां उसमें बरतनी हैं, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो दोनों स्टेप हैं, बच्चों के आयु वर्ग के हिसाब से उनको जो है दोनों स्टेप में इन्वॉल्व किया जा सकता है। आप स्कूल जाते हैं और आप टीचर्स को बताते हैं कि कैसे करना है, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगता है कि आप भी एक शिक्षक हैं और सामने जो कक्षा में व्यक्ति उपस्थित है वो भी एक शिक्षक हैं, तो कितना कॉम्पेटिबिलिटी रहती है, कितना ग्रहण करते हैं वो, या कितना तैयार हैं वो आपसे ग्रहण करने के लिए? देखिए, पहले क्लासरूम में अगर मैंने कुछ बताया और बच्चों ने सीख लिया, डायरेक्ट टीचर को नहीं बताना है, मैंने बच्चों को बताया, बच्चों ने सीख लिया, तो सामने वाले टीचर को पता चलता है कि हाँ ये भी एक तरीका है, इससे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। मेरा काम ये है कि टीचर को मोटिवेट करना कि आप बहुत अच्छे हैं, और वास्तव में टीचर्स बहुत अच्छे हैं। इधर जब मैंने 4 साल 5 साल ये एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया है, तो मुझको लगा है कि मुझसे भी अच्छे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, जैसे लाइमलाइट में नहीं आना चाहते। कुछ उदाहरण देंगे आप? बिल्कुल। जैसे हमारे जनपद में ही एक टीचर हैं श्री CB सिंह। आज उनके स्कूल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि उनके स्कूल में लगभग 50 बच्चों का चयन जो है राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा और श्रेष्ठता परीक्षा में हो चुका है। लेकिन वो किसी से कुछ कहते नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बच्चे ही उनको बता रहे हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बच्चे ही बता रहे हैं। और बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे विशेष रूप से ये प्रवृत्ति जो है, जो रिटायरमेंट के आसपास के टीचर हैं उनके अंदर ज़्यादा है, बहुत स्किल्ड है, आयु के साथ साथ उनमें अनुभव पर्याप्त है, लेकिन वो चूँकि सोशल मीडिया से दूर हैं इसलिए ज़्यादातर लोग उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया प्रचार और प्रसार से दूर वो चुपचाप अपना काम करते रहते तो हैं। मैंने ये कोशिश की है कि उन टीचर्स को अपनी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, जैसे फेसबुक है या यूट्यूब चैनल है, उस पर उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया, जितना हो सकता है उनको मोटिवेट करना। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में एक तो आपने ये किया कि आप स्कूल गए और आपने बच्चों को प्रयोग करके सिखाया और जानकारी दी, स्किल आप सिखा रहे हैं, कंसेप्ट ARP के रूप में और आपकी क्या उपलब्धि रही है? ARP के रूप में मैंने अपने विकासखंड सिरोली गौसपुर में शिक्षकों के साथ उनके सहयोग से लगभग 40 प्रयोगशालाएं इस्टेब्लिश की विद्यालयों में फंक्शनल हैं, बच्चे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और इसमें प्रयोगशाला इस्टेब्लिशमेंट में ध्यान रखा गया कि बहुत ज़्यादा उसमें व्यय न हो, खर्चीला न हो। जैसे NCERT की साइंस किट जो उपलब्ध है उसको कैसे उपयोग करना है, और जो स्थानीय परिवेश की वस्तुएं हैं उनसे मॉडल कैसे तैयार करने हैं, और बस सहयोग, टीचर्स का सहयोग जब मिल जाता है तो बच्चे भी आसानी से। आपने NCERT का उल्लेख किया, आपने NCERT के साथ भी एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम किया, क्या किया आपने? NCERT के जो चैनल, यूट्यूब चैनल पर, स्वयं चैनल पर मेरे 2-3 वेबिनार्स टेलीकास्ट हुए हैं। इसके अलावा जो है मैंने रिसोर्स पर्सन के रूप में रोबो कंपास और जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर के बारे में भी अपने वीडियो प्रस्तुत किया। आपने एक ई-बुक बनाई है, ई-बुक किस बारे में? SCERT के लिए मैंने संस्कृत विषय की ई-बुक्स तैयार की थी। आपने रसायन शास्त्र से पढ़ाई की है और संस्कृत में आपकी रुचि है? जी। थोड़ा बहुत मैंने इतनी रुचि नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे काम मिल गया था तो मैंने कर दिया। आपने अभी एक शिक्षक का नाम लिया बाराबंकी के, जो बहुत ही चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, और उनके विद्यालय से बहुत सारे बच्चे राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति में सम्मिलित हुए हैं। आपके स्कूल के बच्चे नहीं परीक्षा में सफल हुए? हाँ, इधर चूँकि मैं 5 साल से अपने स्कूल में इसके पहले इंस्पायर अवार्ड्स में मेरे स्कूल के बच्चे सेलेक्ट हुए थे। राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का जो प्रचार प्रसार है इधर 4 वर्षों में बेहतर हुआ है। और इससे संबंधित आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं जनपद का नोडल हूँ, प्रभारी हूँ
राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में। इसलिए जनपद का कैसा परफॉर्मेंस है? जनपद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जनपद में लगभग पिछले 4 साल में जितना इनका अलॉटेड कोटा होता है वो पूरा हुआ है। लगभग 900 बच्चों का सिलेक्शन 900 बच्चों का राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है। और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे को 1,000 रुपये महीने इस योजना के अंतर्गत 4 साल तक प्राप्त होते हैं। और इस तरह से लगभग 48,000 रुपये जो है बच्चों को पूरे उनके 4 साल में। तो इसके लिए क्या तैयारी करवाते हैं बच्चों को? इसके लिए बच्चों को कक्षा 8 तक का सिलेबस बच्चों का पूरा होना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट का गणित है, विज्ञान है और सामाजिक विषय है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी जो एक नई चीज़ है बच्चों के लिए होती है, उसकी तैयारी करनी है, मानसिक योग्यता की तैयारी करनी होती है। एक स्कूल को अगर हम प्रभावी या बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसमें कई कंपोनेंट्स हैं, कई चीज़ें हैं। परिवेश अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो, लोग अच्छे हों, वहाँ के समुदाय का भी सपोर्ट हो। आपका क्या अनुभव है इसमें? ये जो इंग्रेडिएंट्स अगर हम कहें इनको, ये जो तत्व हैं, तो इसमें आप को क्या महत्वपूर्ण लगता है कि अगर ये चीज़ें हो जाएं तो स्कूल अच्छा हो सकता है? स्कूल में एक तो सामंजस्य होना चाहिए, अध्यापकों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। समाज से आप जितना जुड़ेंगे, समाज के साथ भी सामंजस्य होना चाहिए। समाज से जितना जुड़ेंगे, समाज भी आपसे उतना ही जुड़ेगा। जैसे मैं जब अपने स्कूल में उच्च प्राथमिक विद्यालय मियाँगंज में टीचर था तो मैंने अपने स्कूल में दीवारों पर लिखवा दिया था कि इस विद्यालय से प्रति माह अध्यापकों को इतना वेतन मिलता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस वेतन को कैसे आप जस्टिफाई करते हैं। और अभिभावकों की जिम्मेदारी यह है कि अभिभावक भी समझें कि अध्यापकों को इतना वेतन मिल रहा है तो अपने बच्चों को रेगुलर भेजें। और सभी शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता भी वहाँ पर लिखवा दी गई थी। तो उस पर अगर आपने दीवार पे लिखवा दिया है कि शिक्षक का वेतन इतना है, शिक्षक नाराज़ नहीं हुए इससे? नहीं, नाराज़ नहीं हुए, नाराज़ नहीं होंगे। शिक्षक पूरे सोसाइटी को मालूम है कि शिक्षकों को वेतन कितना मिल रहा है। और शुरू में तो मैंने ऐसे ही सोचा था कि मैं अपने बोर्ड पर भी लिख देता था कि आज का वेतन इतना है। कुछ लोगों ने कहा क्यों लिख रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिया था कि मुझे मालूम रहे कि आज जैसे मुझे 1,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो आज मैंने किया क्या। जिस स्कूल में आप पहले प्रधानाध्यापक इंचार्ज थे, वहाँ कितने बच्चे हैं अब? इस समय वहाँ पर 475 बच्चे लगे। और जब आपने वहाँ शुरू किया था, ज्वाइन किया था? वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग 100 बच्चे थे। तब मैंने यूपीएस में ज्वाइन किया था, उच्च प्राथमिक विद्यालय में। अब यूपीएस और पीएस मिलाकर कंपोजिट विद्यालय हो गया तो बच्चों की संख्या बढ़ी है, काफ़ी बढ़ी है। एक स्कूल को प्रभावशाली बनाने के लिए आपने कहा कि सामंजस्य होना चाहिए, एक चीज़। इसके अलावा और कोई बात जो आप कहना चाहें? जुड़ाव होना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों के साथ जुड़ाव भी होना और चाहिए। कोई बच्चों बात? के साथ जुड़ाव, 2 ही मेन चीज़ हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि अपने जॉब के प्रति जो है बिल्कुल अपने प्रोफेशन के प्रति। चलिए मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ कि एक अच्छा शिक्षक होने के लिए कौन से तत्व होने चाहिए, क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं एक थोड़ा सा शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कसम होनी, कसम खानी है? नहीं, कसम खानी नहीं। कसम मतलब एक याद रखें कसम क्या है। अच्छा, एक शब्द है। हाँ, KSM। ओके। K से नॉलेज, S से स्किल और M से माइंडसेट। 3 चीज़ होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल एंड माइंडसेट। ऐसा क्यों? अब आपके पास नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, लेकिन वहाँ पर जो है पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम है, तब कैसे आप पढ़ा। जैसे मेरे एक बीएड के शिक्षक थे, प्रोफेसर साहब, तो बताते थे, कहते थे कि आप लोगों को प्राइमरी सेक्शन में जाना है, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाना है। आप लोग पीजी हो तो आप लोग ये भूल जाइए कि आप डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनने जा रहे हैं, डिग्री कॉलेज में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। आपके ज्ञान को हम उस लेवल तक लाएंगे कि आप उस बच्चे के लेवल तक उतर जाएं। तो स्किल होनी चाहिए, नॉलेज भी है, स्किल भी है और माइंडसेट नहीं है। मतलब हमको पढ़ाना नहीं है, सब कुछ है लेकिन हमको नहीं पढ़ाना, मेरा मूड नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, नॉलेज, स्किल और माइंडसेट। तभी हम अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। कोई किसी भी अच्छे प्रोफेशन में हम तभी सफल हो सकते हैं। कोई भी काम करना है इसके लिए ये 3 इंग्रेडिएंट जरूरी हैं। आपने अपने बीएड कॉलेज के एक शिक्षक का उदाहरण दिया है। आपके जीवन में बहुत शिक्षकों ने आपको पढ़ाया होगा। आप किसी का नाम लेना चाहेंगे जिसको आप बहुत स्मरण करते हो?
बिल्कुल, सबसे पहली शिक्षिका तो मेरी दादी जी, जिनका स्वर्गवास अभी जल्दी हुआ, 2 माह पहले हमको सबको छोड़ कर चली गईं, स्वर्गीय श्रीमती रामलली देवी जी। और दूसरे शिक्षक हमारे हैं, एक शिक्षिका को मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं मालूम। मेरी दादी अभी पिछले 6 महीने पहले बता रही थी कि मैं वहाँ पर अपने बाबा के साथ रहता था, रुपईडीहा में सर्विस करते थे बाबा। तो एक स्कूल में मेरा नाम लिखा दिया था नेपाल बॉर्डर पर। तो वो शिक्षिका आती थीं और मुझको गोद ले लेती थीं स्कूल ले जाने के लिए, अपने बच्चे को नीचे उतार पैदल देती थी, चलाती थी। उसको पैदल चलाती थी। तो हो सकता है मैं उस तरह बोल सकूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। उनका नाम नहीं वाला, उनको प्रणाम करता हूँ। और किसी का नाम और स्वर्गीय KL बंका जी, जिन्होंने आपको जी फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाई। इसके अलावा एक प्रोफेसर MP गुप्ता जी हैं, वो उन्होंने मुझे PG में केमिस्ट्री पढ़ाया। अगर आपको कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो, मार्गदर्शन कहते हैं ना, मार्गदर्शन दीजिए, लीजिए, तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जिससे आप जाते हैं, कंसल्ट करते हैं? मेरे जीवन में श्री अवध किशोर पांडे जी मेरे पिताजी के मामा जी थे, वो अब उनका देहांत हो गया। मेरी दादी जी थीं, वो भी अब नहीं रहीं। अब हो सकता है मैं स्वयं से ही ये जानकारी लूँ। आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं आशुतोष? इस समय मैं वही अरविंद गुप्ता जी की पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आहा एक्टिविटीज़ करके सर। आहा आहा एक्टिविटीज़। एक्टिविटी क्या है ये? इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे कि हम सीख सकते हैं विज्ञान कैसे पढ़ाना है। और टॉयज फ्रॉम ट्रेस है, ऐसे करके है, वो भी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आपने बहुत सारे बच्चों के साथ काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। जब स्कूल में जाते थे ARP के रूप में, तब भी आपने बच्चों के साथ काम किया है। कोई ऐसा बच्चा बच्ची पढ़ाई के दौरान, स्कूल में, स्कूल के बाहर, जिसने आपको अभी तक पकड़ रखा हो, बांध रखा हो, जिसको आप भूल नहीं पाते हैं? अभी मैं ARP के रूप में मैं एक स्कूल गया था, वहाँ पर एक बच्चा है आकाश। आकाश के दोनों हाथ नहीं, दोनों हाथ उसके नहीं हैं, और वो बच्चा पैर से लिखता है। उसका मैंने वीडियो भी बनाया और कई बच्चों को दिखाया। कई बच्चे जिस जिस स्कूल में जाता हूँ बच्चों को दिखाता हूँ कि अगर ये बच्चा पढ़ सकता है तब आप क्यों नहीं पढ़ सकते। आकाश इतना तेज़ बच्चा है, उसके हाथ नहीं हैं, पैर से ही लिखता है, पैर से वो सारे काम पैर से ही करता है। पैर से किताब खोलना, पैर से सब, पैर से वो टायर भी चलाता है। जो गांव में बच्चे टायर चलाते हैं वो भी वो कर सकता है। तो मेरे लिए वो मोटिवेटर का काम करता है। आपके शिक्षक के रूप में जीवन में कोई ऐसा यादगार क्षण या कोई यादगार अवसर जिसको आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? जब मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला 2019 में, और राष्ट्रीय ICT पुरस्कार मिला, स्टेट अवार्ड मिला, तो इसे मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण। कैसा फील होता है अवार्ड लेते हुए? बहुत अच्छा लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा बताइए ना, मुझे तो मिला नहीं है कभी, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप बताइए। राष्ट्रीय स्तर पे आपको 2 पुरस्कार मिले हैं, तो इंटरव्यू का मैं आपको बता सकता हूँ। इंटरव्यू जब हम लोगों का था तो UP से 3 टीचर्स थे हमारे साथ। तीनों टीचर्स को बाहर बैठा दिया गया और लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हुआ है, कुछ होने जा रहा है। तो हम लोग जब अंदर से कोई निकले तो पसीना पोंछते हुए लोग निकलते थे। अच्छा, तो हम तीनों लोग केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और हाथ सबके, काँप तीनों रहे लोग थे। काँप रहे थे और तीन लोगों के रोंगटे बिल्कुल एकदम, सब लोग अपने अपने रोए दिखा रहे थे, देखो मेरे रोए, इस तरह से। कि अभी मेरा नंबर आने वाला जी। है। फिर मैं वहाँ गया अंदर NCERT में, कैंपस में, तो वहाँ 5 लोग बैठे थे। मुझे नहीं पता था कौन है वो सज्जन। 5 लोगों ने, उससे पहले जो है बाहर सब लोग बैठे थे, सब लोग ये कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे हर कमरे में प्रोजेक्टर है, ये सब सारी चीज़ें। तो मेरे पास, मैं चूँकि एक साधारण स्कूल का टीचर और साधारण परिवार से भी हूँ, तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर मैंने उन लोगों ने हमसे पूछा कि बताइए आप क्या पढ़ाते हैं। मैंने कहा विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो उनका कहना था कि कुछ करके बताइए। तो मेरे पास जितनी चीज़ें रखी थी मैंने उसी से साइंस पढ़ाकर उनको बता दिया। प्रसन्न हुए। 5 मिनट का समय सबको दे रहे थे, मुझको 7 मिनट का समय दिया उन्होंने, और उसके बाद बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद कुछ दिन बाद शाम को मैं घर में बैठा था, तो अब मेल चेक कर रहा था, तो मेल चेक किया तो उसमें आ गया
तो मैं बड़ी तेज चिल्लाया, तो घर से सब लोग दौड़ के आए, कहा क्या क्या हो हुआ? गया? तो हम कहा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। आप जब जाते हैं स्कूल में तो शिक्षकों से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, कैसे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं भैया अच्छा काम करो, अच्छा काम करना ज़रूरी है? खुद करके बताना पड़ेगा। खुद। हाँ, खुद करके जो है आप खुद उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तभी सामने वाले कुछ करने के लिए प्रेरित होंगे। और किसी को ज़बरदस्ती करने से कोई भी नहीं काम करेगा। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे से पहले टीचर्स को मोटिवेट करना ज़रूरी है। आप कैसे मोटिवेट रखते हैं अपने आप को? बस कहाँ से ही आता है मोटिवेशन? कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिल जाता है। किसी बच्चे को मैंने बताया और बच्चे को समझ में आ गया, ज़रा उसकी आंख में देखिए, वो कृतज्ञता प्रस्तुत करता है, उसकी आंख की चमक जो है वही मोटिवेट करती वो है। जो एक लौ जैसी जल जाती जी, है, जान जाने या सीख जाने का, सीख जाने का वही सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। सबसे बड़ी खुशी है, वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। यस। और इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? ऊर्जा इतना सब सारा काम। आशीर्वाद है, बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद। और टीचिंग प्रोफेशन ऐसा है, वही है, टीचिंग प्रोफेशन में तुरंत रिजल्ट मिलता है। और प्रोफेशन हैं उसमें तुरंत आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में जैसे ही आपने किसी बच्चे को सिखाया, बच्चा सीख गया, तो आप फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। यही ऊर्जा का स्रोत है। वही पाठ्यक्रम है, वही किताबें हैं, हर साल वही कक्षाएं हैं, तो इससे थकान नहीं होती, ऊब नहीं होती है? नहीं, टीचर्स को अपने आप को इनोवेट करना पड़ता है, नई नई तरीके सीखिए, एक दूसरे से सीखिए। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे से सीखिए। और टीचर्स जब एक साथ बैठते हैं तो टीचर्स भी कुछ न कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। मैंने तो, चूँकि मैं 133 विद्यालयों में विजिट किया, मैंने हर टीचर यूनिक है, हर टीचर कुछ न कुछ बताना चाहता जैसे है। हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चा यूनिक है, वैसे हर टीचर यूनिक है। वो बताना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं। सुनने वाला, टीचर्स की सुनने वाला भी उसके समकक्ष होना चाहिए। और टीचर्स को मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है सारे टीचर्स को, एक दूसरे को मोटिवेट करें। आप सपना देखते हैं आशुतोष? सपने तो देखते हैं, क्या सपना आता है आपको? बहुत सारे सपने आते हैं। कभी देखता हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, कभी अक्सर सपना आता है कि मैं परीक्षा दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। और परीक्षा से आपको डर लगता है? मैं भी, क्योंकि मेरी दादी भी बताया करती थी, जो सब जैसे परीक्षा देखने का मतलब है आप असमंजस में है। लेकिन ये भी कभी कभी देखता हूँ कि मैं उड़ रहा हूँ, ये भी सपना देखता हूँ। कभी पता देखता हूँ नहीं कि इसका मेरा, क्या मतलब है। पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो बच्चों की तरह मेंटेलिटी हो गई है, मे भी। स्कूल को लेके आपके मन में कोई सपना, जिस स्कूल में स्कूल आप? के लिए, हाँ, स्कूल के लिए तो सपना है। स्कूल के लिए सपना है कि मेरा स्कूल सबसे अच्छा बन जाए, मेरे बच्चे सबसे अच्छे बन जाएं। और सबसे मेन है, मैं विद्यालय में अपने एक साइंस पार्क और मैथ्स पार्क की स्थापना करना चाहता हूँ। अपने विद्यालय में जाकर इस बार राष्ट्रीय योग्यता आधारित जनपद के विद्यालयों के साथ साथ अपने विद्यालय में भी NMMSC, इंस्पायर अवार्ड्स, श्रेष्ठा आदि की तैयारी कराना चाहता हूँ। आप लाइव बोल रहे हैं सबके सामने, और आपके स्कूल के बच्चे और आपके ज़िले के, ब्लॉक के बहुत सारे शिक्षक आपको सुन रहे हैं, अभिभावक भी बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? देखिए, विश्वास रखिए अपने, सबसे पहले तो अपने बच्चे पर विश्वास रखिए। हर बच्चा यूनिक है। अपने बच्चे के जो टीचर हैं उन पर विश्वास रखिए। और अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल पर ज़रूर विश्वास रखिए, क्योंकि मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं कि जो बच्चों के हित के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है, अभिभावकों के मोटिवेशन की ज़रूरत है, हम टीचर्स को भी और बच्चों को। तो अभिभावकों से विशेष निवेदन है कि टीचर्स को ज़रूर मोटिवेट करें। कुछ नहीं करना है, एक बार स्कूल जाएं, स्कूल में पूछें कि हमारे बच्चे को क्या दिक्कत है, आपके बच्चे को क्या दिक्कत है, उसका समाधान टीचर से पूछें। और टीचर अगर कहते हैं तो उस समस्या का समाधान करने का आप भी प्रयास करें। यही निवेदन है। और कोई बात आशुतोष जो आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? यही बताना चाहता हूँ कि चाहे गुरुजन हो, गुरुजन ये भी जाने कि आप गुरु क्यों हैं।
और अभिभावक भी ये समझें कि गुरु की महत्ता क्या है। और बच्चे तो बहुत यूनिक हैं, बच्चों से कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना है कि खेलते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, थोड़ा पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा समय दो, थोड़ा सा समय ज़्यादा दो, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। मोबाइल से जितना हो सके, अब ये कहना तो अजीब लग रहा है कि मोबाइल से दूर रहो, लेकिन मोबाइल थोड़ा कम प्रयोग करो, क्योंकि आँखें भी हैं, आँखों को अभी 80 साल तक ले जाना है। जितना टीचर कहें उतना ही मोबाइल का प्रयोग करो। मैं रोड सेफ्टी कार्यक्रम से भी जुड़ा हूँ और मैंने अपने खर्च से बहुत सारे संकेतक लगवाए हैं। अगर कहीं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि अपने खर्च से संकेतक लगवा दूँ। अगर उस स्तर का नहीं है तो मैं विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में, तत्कालीन विद्यालय में मीना मंच गठित किया था और मीना मंच के माध्यम से मैंने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया इन सोशल एक्टिविटीज़ में। तो सोसाइटी से जोड़ने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अभी आप लगभग 4 साल से अपने स्कूल से एक दूसरे काम में ARP के रूप में काम कर रहे थे और अब वापस आप स्कूल जा रहे हैं, फिर से आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मैं समझ लीजिए मैं अपने पुराने घर जा रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जितना अनुभव प्राप्त किया है इन 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, उनको अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। आशुतोष, आप आए और आपने अपना अनुभव साझा किया, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।